वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस एग्ज़ाम की प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी के बारे में। दोस्तों, आपको एक बात विशेषतः बता दूं कि यहाँ पर जो स्ट्रेटजी मैंने तैयार की है 75 डे में एग्ज़ाम क्लियर करने की स्ट्रेटजी तैयार की है, पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक भी है और रिसर्च बेस्ड भी है। यहाँ पर दोस्तों सिविल सर्विस एग्ज़ाम न सिर्फ तैयारी का खेल है बल्कि यहाँ पर एक मेंटल गेम भी है। जो व्यक्ति इस मानसिक द्वंद्व को जीत जाता है वह व्यक्ति इस एग्ज़ाम की चुनौती को भी जीत जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर रोज़ आपके मन में हजारों सैकड़ों विचार चलते हैं और उन चुनौतियों से भी लड़ना उतना ही ज़रूरी है जितना यहाँ पर एग्ज़ाम से लड़ना। तो दोस्तों आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर उसके पहले आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि संपूर्ण वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा ताकि आपकी सभी क्वेरी डाउट दूर हो जाए और आप इस बार आईएएस बनने के अपने ख्वाब को पूरा कर सकें। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका सहयोग से यहाँ पर हम और भी चीज़ें महत्वपूर्ण आप तक लेकर आएँ। अगर आपका सहयोग रहा तो और भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर आपके लिए लेके आएंगे। तो वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा देखें यहाँ पर और सभी चीज़ों को बारीकी से समझें। तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले यहाँ पर यूपीएससी की 2024 के एग्ज़ाम के बारे में महत्वपूर्ण डेट्स को देख लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर ये सभी चीज़ें तो आपको पता है और जो एग्ज़ाम की डेट है यहाँ पर 26 जो मई को होने वाली थी वो यहाँ पर 16 जून को चली गई, यानी कि लगभग चुनाव की वजह से भी इतना ही फर्क पड़ा कि 20 डे यहाँ पर एग्ज़ाम एक्सटेंड हुई है। स्टडी टाइम की बात करें तो आपको जब से नोटिफिकेशन आया है तब से मिला के अब तक 100+ दिन यहाँ पर मिले हैं। तो दोस्तों अब उसको छोड़े और आज की से काउंट करें तो यहाँ पर आपके पास में 90 के आसपास दिन हैं, लेकिन हम उसमें से भी सिर्फ आपको 75 डे काउंट कर रहे हैं क्योंकि त्यौहार का समय है और भी चीज़ें होती है। कभी व्यक्ति बीमार हो जाता है तो 5-6 दिन 10 दिन यहाँ पर रिजर्व में हमको मानना चाहिए। टोटल पोस्ट की बात करें दोस्तों तो इस बार बहुत हाईएस्ट पोस्ट आई है। टोटल 1206 पद है यहाँ पर फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम को मिला के, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम। आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पर प्रीवियस ईयर का कट ऑफ, ताकि हमारे एक माइंड में बात रहे कि हमें लगभग कहाँ तक पहुँचना है। तो दोस्तों मैंने जनरल कैटेगरी का कट ऑफ शामिल किया है। यहाँ पर 2018 में 98 कट ऑफ गया था, अनरिजर्व का 19 में भी 98 गया, 20 में 92.51 गया और 2021 में 87.54 गया और 2022 में 88.22 गया। तो एक बात यहाँ पर समझ में आई, अगर एवरेज देखा जाए दोस्तों तो 95 से 100 के बीच में आपको स्कोर करना है यहाँ पर मेन एग्ज़ाम में, यानी कि 100 तक अगर आप पहुँच रहे तो आपका चयन सुनिश्चित है। यहाँ पर लास्ट 5 वर्षों के कट ऑफ से चीज़ें पता चलती हैं। अगर टेस्ट सीरीज में आप दे रहे हैं पेपर तो 120 के आसपास आपको स्कोर लाने का प्रयास यहाँ पर टेस्ट में करना है। अब ट्रेंड देख लेते हैं दोस्तों कि कितनी पोस्ट पर कैसा कट ऑफ का ट्रेंड यहाँ पर रहा है, ताकि आपके दिमाग में जो चीज़ें बैठी रहती हैं कि इस बार इतनी कम पोस्ट है, ये पोस्ट हैं, तो वो चीज़ें भी आपके दिमाग से निकल जाएगी। दोस्तों देखिए मैंने डाटा तैयार करा है। 2018 में 892 पोस्ट थी, उसमें 98 कट ऑफ गया था। फिर 2019 में यहाँ पर 18 के बाद 19 में 986 यानी कि लगभग 100 पोस्ट बढ़ी, लेकिन कट ऑफ जस का तस रहा 98। फिर पोस्ट कम हुई यहाँ पर 100 पोस्ट 2020 में और 886 यानी 886 पोस्ट रही, लेकिन कट ऑफ पोस्ट कम होने के बावजूद भी कट ऑफ यहाँ पर 92.51 हो गया। फिर और पोस्ट कम हुई दोस्तों, यहाँ पर 822 पोस्ट ही रह गई 2021 में और कट ऑफ 87.51 रह गया। उसके बाद 2021 के बाद 2022 में 1162 पोस्ट हो गई, लेकिन कट ऑफ यहाँ पर 88.22 हो गया। तो यहाँ से एक बात ये समझ में आ गई होगी दोस्तों आपको कि पोस्ट और कट ऑफ का यहाँ पर आपसी संबंध नहीं है। यहाँ पर पोस्ट और कट ऑफ का आपस में लेना देना नहीं है। ये बात आपको मेंस में भी देखने को मिलेगी कि कट ऑफ और पोस्ट का इतना गहरा संबंध नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 822 पोस्ट पे 87.54 कट ऑफ गया और 1162 पोस्ट पे यहाँ पर 88.22 कट ऑफ गया।
मायने रखता है, लेकिन इतना मायने नहीं रखता है। ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें मायने रखती है दोस्तों यहाँ पर एग्ज़ाम के जो पेपर आता है उसके डिफ़िकल्टी लेवल पर यूपीएससी में। तो चलिए दोस्तों, अब आगे यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं जो आपकी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर काम की बातें जो आपको 100% सफलता की ओर ले जाएगी, इसे ध्यान रखें और आगे बढ़े। सकारात्मक सोच और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ तैयारी शुरू करना बहुत आवश्यक है दोस्तों। यहाँ पर पॉजिटिव सोच ही आपको कुछ आगे पहुँचा सकती है। एग्ज़ाम की प्रकृति और पैटर्न को आपको पहले भली भांति समझ लेना चाहिए, उसके बाद ही तैयारी यहाँ पर स्टार्ट करनी चाहिए। जो पूर्वाग्रह से ग्रसित और जो असफल पीड़ित मठाधीश लोग हैं, जो 10-10 साल से मुखर्जी नगर में बैठे हैं, जिनसे खुद कुछ नहीं हो रहा है और आपको सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो उन लोगों से दोस्तों कृपया करके बचने की कोशिश करें, क्योंकि ये लोग आपको सफलता की ओर बिल्कुल भी नहीं ले जाएंगे। इसका एक जीता जागता उदाहरण ये है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो खुद भी वहाँ तक चले जाते। तो दोस्तों इस बातों से बचिए और इनके अनावश्यक ज्ञान से बचने की कोशिश करें। अनावश्यक यूट्यूब क्लासेस से बचे दोस्तों। कोई भी यूट्यूबर आपको कलेक्टर नहीं बना सकता है। जो यूट्यूब पे क्लासेस चलती रहती हैं, एमसीक्यू की क्लास चल रही है, ये चल रही है, वो चल रही है, इन सब में कुछ भी नहीं रखा है दोस्तों। आपको तैयारी किताबों से करनी पड़ेगी। जो टेलीग्राम में दिन भर पीडीएफ चलती रहती है, जो क्विज चलती रहती हैं, उनसे दूर रहे दोस्तों। ये व्यर्थ है, कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम है, इनकी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अगर बात करें तो इस रणनीति से एग्ज़ाम क्लियर करने में आपको सिर्फ 75 दिन लगेंगे, उससे ज़्यादा समय आपका यहाँ पर नहीं लगेगा। लेकिन इस तैयारी रणनीति को यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। जो बार बार प्रीलिम्स एग्जाम में फेल हो रहे हैं आवेदक, इस रणनीति को अवश्य देखें दोस्तों। और इस वीडियो में दी गई रणनीति के अनुसार तैयारी करने के लिए आपको किसी कोचिंग क्लासेस की आवश्यकता नहीं है। यानी कि ये बात क्लियर है कि दोस्तों 75 डे के लिए स्ट्रेटजी है। और दूसरी बात यहाँ पर ये क्लियर है कि यहाँ पर आपको किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अगर आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम दे रहे हैं यहाँ पर, तो आपको ये तो पता होगा कि आपने किस बुक से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और आपने लगभग छोटी मोटी तैयारी तो यहाँ पर साल भर तक की ही होगी, तभी आप यहाँ पर फॉर्म भरा है और प्रिपेयर हो रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल एनसीईआरटी खोलने की नौबत अब आ जाएगी आपको। तो दोस्तों ऐसे कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 75 डे की जो स्ट्रेटजी हमने बनाई है। अब दोस्तों तैयारी के दौरान हमारे मन में कई विचार चलते हैं, कई समस्याएं हमारे सामने आती हैं। सबसे पहला होता है दोस्तों आत्मविश्वास की कमी। यहाँ पर सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा रहता है कि यह अटेम्प्ट छोड़ देता हूँ, अभी यहाँ पर ऑप्शनल तैयार नहीं है, अभी मेंस तैयार नहीं है, एथिक्स में प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं लिख पा रहा हूँ, अभी मेंस तैयार नहीं हुआ है। तो दोस्तों ऐसा विचार हर कैंडिडेट के मन में आता है, उस कैंडिडेट के मन में भी आता है जिसका मेंस यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार है। तो दोस्तों अगर आपने एक बार पूरा मेंस पढ़ रखा है, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी पढ़ रखा है, तो आप यहाँ पर इन चीज़ों को जो आती है आपके दिमाग में उसे थोड़ा इग्नोर करिए और प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर आप प्रिपेयर हो सकते हैं। कितना भी पढ़ो हर रोज़ यही लगता है कि कुछ नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, हर व्यक्ति के मन में जो आता है इस के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनके दिमाग में ये बातें आती रहती हैं कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि सिलेबस ही इतना बड़ा है दोस्तों। 20,000 प्लस पेज यहाँ पर आपको पढ़ने रहते हैं और उस तैयारी में आपको इतना समय लग जाता है कि एक तरफ से पढ़ते हो जाते हो, दूसरी तरफ तक पहुँचते तब तक ऐसा लगता है कि पीछे का कुछ भी याद नहीं है। टेस्ट सीरीज में आप दूसरों के नंबर देखकर लगता है कि मेरा सिलेक्शन होना असंभव है, तो प्लीज़ दोस्तों दूसरों के नंबर से खुद को कंपेयर करना बंद करिए। हो सकता है वो कोचिंग के टेस्ट सीरीज के पेपर है दोस्तों, उस कोचिंग के ही टेस्ट वो बार बार लगा रहा है, तो उसे उस टेस्ट को लगाने का यहाँ पर अभ्यास हो चुका है। इसीलिए मैं आपसे आगे बात भी करूँगा कि एक ही कोचिंग के टेस्ट हमें नहीं लगाना है, क्योंकि सब एक कोचिंग एक ही प्रकार का पैटर्न फॉलो करती है और उसी पैटर्न को अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपके नंबर वहाँ पर अच्छे आने लग जाते हैं, चाहे आपकी तैयारी कम हो। तो इन बातों का भी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। किसी का टेस्ट नंबर देखकर हमें यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। उसके बाद में दोस्तों मैं बात करना चाह रहा हूँ कि अपनी तैयारी में किन किन चीज़ों को अनिवार्यता से शामिल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें पिछले 10 वर्ष के यूपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न पत्र का संकलन या फिर बुक आपके पास होनी ही चाहिए दोस्तों। दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, मृणाल सर के पब्लिकेशन है, इसमें आप देख सकते हैं सभी प्रश्नों के यहाँ पर आपको मिल जाएंगे संकलन पिछले वर्षों के।
उसके बाद दोस्तों टॉपिक और विषय अनुसार प्रीवियस क्यू का आपका अलग अलग संकलन आपके पास में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब मिक्स है यहाँ पर। तो आपके पास में जो प्रीवियस प्रश्न है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कला और संस्कृति का क्वेश्चन देखना है, तो सीधा जाके कला और संस्कृति का क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। आपको देखना है कि इकोनॉमिक्स में जाना है हमें महंगाई वाले सेक्शन पे, तो सीधा महंगाई वाले पे जाकर आप देखें। इसलिए आपकी समय भी बचत होगी और इसके साथ आपकी तैयारी में एफिशिएंसी भी आएगी। बार बार रिपीट होने वाले प्रश्नों के पैटर्न का विशेष ध्यान रखें और इन्हें नोट अवश्य करें। दोस्तों मैंने यहाँ पर एक बात लिखी है प्रश्नों का पैटर्न, ना कि मैंने ये लिखा प्रश्न। प्रश्न तो बहुत कम रेयर चांस है, एक दो प्रश्न इक्का दुक्का कभी रिपीट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कहा है पैटर्न, किस तरह के पैटर्न को प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि 10 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे कि आप इस तरीके से आते हैं, 4 ऑप्शन में आते हैं, 10 प्रश्न 8 ऑप्शन में आते हैं, 20 प्रश्न यहाँ पर सिंगल ऑप्शनल आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर और किस तरह के पैटर्न को यहाँ पर पकड़ता है लोक सेवा आयोग, इस बात का विशेष ध्यान रखें और इन्हें नोट करते चलिए। ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। उसके बाद दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण है कि रिसोर्स को सिलेक्ट करें कि आप किस तरह के रिसोर्स से यहाँ पर तैयारी करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट जो होते हैं लास्ट के 10 से 20 दिन होते हैं, जो एग्ज़ाम के पहले के होते हैं, और उस लास्ट 10 दिन के रिवीजन को ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त नोट्स या सिनॉप्सिस बनाकर चलना है ताकि तथ्य याद रहें। दोस्तों अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट नोट्स या सिनॉप्सिस नहीं बनाए हैं तो आप उन 10 दिन में सब होच-पोच कर देंगे और आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा कि अब क्या करूं, और उस समय आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि लिख के आप नोट्स बनाएं। आप अगर कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उन बुक को हाईलाइट करके या फिर अलग अलग कलर्स यहाँ पर हाईलाइट कर ले, ताकि कि यहाँ पर ये सिर्फ प्रीलिम्स के टाइम देखना है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत बुक को आप 4-5 घंटे में भी घुमा सकते हैं दोस्तों, अगर उसको हाईलाइट करके आपने व्यवस्थित चीज़ें कर रखी है। ऐसा नहीं है कि पूरे 2-2 महीने यहाँ पर लग जाएंगे। तो ये आपकी स्मार्टनेस पर डिपेंड करता है, ना कि किताबों के पन्ने देखकर हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि कैसे पढ़े। तो अब प्रीलिम्स एग्ज़ाम को शॉर्ट से तैयार करना है दोस्तों, एग्ज़ाम सिंपल वे में आपको यहाँ पर तैयारी करना है, ना कि मुख्य परीक्षा के सिलेबस को से जोड़कर या मुख्य परीक्षा को शामिल करके यहाँ पर तैयारी करना है। तो दोस्तों सब्जेक्ट अनुसार सिंगल रिसोर्स तैयार रखना है आपको। अधिक किताबों की दुकान सजाने का कोई औचित्य नहीं है। आपने कहावत सुनी होगी 100 किताबों को अलग अलग पढ़ने की जगह एक किताब को 100 बार पढ़ा जाए, तो वो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और यहाँ पर भी वही चीज़ें लागू होती है, क्योंकि ज़्यादा किताबें पढ़ने की जगह महत्वपूर्ण यह है कि आपको चीज़ें याद होना ज़रूरी है। जब तक चीज़ें याद नहीं होगी तब तक आपका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होने वाला है। उसके बाद दोस्तों अब बात करें महत्वपूर्ण चीज़ों पर, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर जिसके लिए हमने यहाँ पर वीडियो बनाए हैं। सबसे पहले है आप अपना स्ट्रेटजी के लिए अपना शेड्यूल बनाएं। दोस्तों मैं इस वीडियो में यह बात बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ कि कौन सी बुक से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ये चीज़ें आप सबके पास में ही आप सब जानते हैं, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर आपको यह बताऊँगा कि आप यहाँ पर इकोनॉमिक्स के लिए मृणाल सर को ही रेफ़र करें, तो अब आपके दिमाग में थोड़ी चीज़ें चलने लगेगी कि यार मैंने तो श्री राम IAS से पढ़ रखा है, मैंने तो यहाँ पर दृष्टि से पढ़ रखा है, तो अब मैं क्या करूँ। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब्जेक्ट वही है, बस एक रिसोर्स से आपने व्यवस्थित तैयारी की हो, बस शर्त यही है। तो मैं आपको यहाँ पर बुक्स के बारे में अब बात नहीं करूँगा, क्योंकि इतना समय नहीं है कि बुक्स चेंज की जाए यहाँ पर। अब मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ स्ट्रेटजी का प्लान उसको फॉलो करें और आप तैयारी करें। ठीक है दोस्तों, 75 दिन का एक निश्चित प्लान बनाए जिसे आप फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि 4 दिन फॉलो करा आप भूल जाए, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, इसलिए हमने 5 दिन रिजर्व भी रखे हैं। हम 70 दिन में अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे। 6 मुख्य विषय पढ़ना है दोस्तों, और करंट अफेयर पढ़ना है और टेस्ट लगाना है। ये हमें 3 काम यहाँ पर करना है, 6 विषय, टेस्ट लगाना और यहाँ पर करंट अफेयर पढ़ना, इतना काम हमको करना है। अब बात करें 6 विषय की, जो यहाँ पर पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, साइंस है और ज्योग्राफी है। यानी कि ये जो 6 विषय हैं इनको पढ़ने में आपको 6 गुणा 5 यानी कि 30 दिन लग जाना है। 30 दिन का समय आपको यहाँ पर लग जाएगा 6 विषय को पढ़ने में। उसके बाद करंट अफेयर को पढ़ने के लिए आप 5 से 6 दिन दे सकते हैं। इस तरह से आपके शुरुआत के 35 दिन सक्सेसफुली समाप्त हो चुके हैं। अब आएगा आपका सेकेंड रिवीजन का टाइम। आप जब सेकेंड रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो संपूर्ण रिवीजन के साथ टेस्ट भी लगाए, 30 दिन समय लगेगा। यानी कि 30 दिन आपका रिवीजन सेकेंड में और 35 दिन आपके पहले समाप्त हो चुके हैं। यानी कि अब आपके 65 डे समाप्त हो चुके हैं सेकेंड रिवीजन को समाप्त होते होते।
दोस्तों यहाँ पर सेकंड रिवीजन के टाइम पे आपको टेस्ट लगाते जाना है और रिवीजन करते जाना और टेस्ट लगाते जाना है, जबकि फर्स्ट रिवीजन के टाइम आप फर्स्ट प्रिपरेशन के टाइम जो फर्स्ट रीडिंग रहती है उसके टाइम आपको टेस्ट सेक्शनल टेस्ट लगाना है। मान लीजिए आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए हैं यहाँ पर, तो फंडामेंटल राइट्स पढ़ने के बाद में आपको यहाँ पर किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज का टेस्ट पेपर लेना है और फंडामेंटल राइट्स के टेस्ट यहाँ पर आपको लगा लेना है। दूसरी बात ये दोस्तों, जो कोचिंग की टेस्ट सीरीज चलती हैं, जो शेड्यूल से चलती हैं, उनके भरोसे बिल्कुल ना रहें। हमें इतने टेस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर 20 एक टेस्ट आप लगा लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज पैटर्न से चलती है उसके लिए आप भाग दौड़ करते हैं, वो हमें आवश्यक नहीं है। उसके बाद दोस्तों आगे बात करें कि यहाँ पर आपको थर्ड रिवीजन में क्या करना है, तो थर्ड रिवीजन के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर 10 दिन में सिर्फ शॉर्ट नोट्स को पढ़ के पूरा पाठ्यक्रम एक बार में वन शॉट में रिवाइज करना है। अब जो आपके पास अंतिम 10 दिन बचेंगे एग्जाम्स के पहले, अब 75 हो जाएंगे, इनको शामिल कर लेंगे। तो इस तरह से आपकी 75 दिन की स्ट्रेटजी तैयार हुई। जो अंतिम 10 दिन है उसमें आपको जो शॉर्ट नोट्स या जो सिनॉप्सिस या जो हाईलाइट करा था आपने बुक में, सिर्फ उसे पढ़ना है और रिवाइज करना है। सी सेट को दोस्तों बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। मैं सी सेट की बात करना बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। यहाँ पर हर रोज़ 2 घंटे का समय आपको निकाल कर तैयारी करना ही करना है। इसको आप नहीं छोड़ सकते। डेफिनेटली आपको तैयारी यहाँ पर करना है, अन्यथा ये आपकी जितनी भी मेहनत है इस पे सब पे यहाँ पर पानी फिरने में समय ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा। उसके बाद दोस्तों बात करें प्रतिदिन का टाइम टेबल अपनी क्षमता के अनुसार बनावे। हर रोज़ कम से कम 3 विषय को पढ़ते रहे। प्रतिदिन आपको 3 विषय पढ़ना है। 3 उसका एक कारण है दोस्तों, मान लीजिए पॉलिटी है, हिस्ट्री है और इकोनॉमी है। अब आप दिन भर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपका दिमाग काम इतना नहीं करेगा दोस्तों जितना आप यहाँ पर पॉलिटी को साथ में और इकोनॉमी को साथ में लेकर पढ़ेंगे, क्योंकि उसका एक कारण दोस्तों यह है, जो मनोवैज्ञानिक बात है या हमारा जो दिमाग जिस तरह से चीज़ें समझता है उससे एक बात समझ में आती है कि आप अगर यहाँ पर रेड कलर को दिन भर देखेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, जबकि रेड के साथ ब्लू, ग्रीन, वाइट इन सब चीज़ों को भी देखते रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मानसिक शांति मिलेगी। उसी तरह से यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज भी रहता है दिमाग में कि एक चीज़ को पढ़ने पर बार बार आप बोर हो जाएंगे और आपको दिमाग में चीज़ें जानना कम हो जाएगी। इसलिए आप एटलीस्ट 3-3 सब्जेक्ट को लेकर चले। उससे एक फ़ायदा ये भी होगा दोस्तों कि धीरे धीरे यहाँ पर आपके सब्जेक्ट 3-3 तैयार होते जाएंगे, यानी कि आप वापस पिछला पन्ना पलटा के रिवीजन करेंगे तो उसके साथ आपका यहाँ पर 3-3 सब्जेक्ट एक साथ तैयार हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अपने बनाए गए प्लान पर स्टिक रहिए, एकदम चिपक जाइए। ऐसा नहीं है कि आपने आज प्लान बनाया और आज का कल पे धका दिया, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर कल पे धकाएंगे तो कल ऑलरेडी आपके पास बहुत बड़ा बर्डन है, उसे आपको यहाँ पर तैयार करना है। अब ये जो पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी ये सब्जेक्ट हैं, इनकी स्ट्रेटजी पर मैं नहीं जाऊंगा दोस्तों। इनको अब आपके अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से प्लान करना है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा वीक है। इन 30 दिन में से आप ज्योग्राफी को 10 दिन दे सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी आपका अगर कमज़ोर है, आपका पॉलिटी बहुत अच्छा है तो उसे आप 2 दिन में निपटाइए। ऐसे करके आप इस 30 दिन के टाइम को एडजस्ट करके यहाँ पर 6 सब्जेक्ट पूरा कीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अगर टेस्ट की बात करें दोस्तों, तो टेस्ट सीरीज ने कई लोगों को फेल भी करवाया है और कई लोगों को यहाँ पर चयन भी करवाया है। इसलिए सूझबूझ के साथ टेस्ट देना बेहद आवश्यक है। देखिए दोस्तों, सेक्शनल टेस्ट की बात करें तो सब्जेक्ट पूरा होते ही आपको यहाँ पर जो सेक्शनल टेस्ट है वो लगाना है। ऐसे पहले स्टार्टिंग में नहीं लगाना है दोस्तों। मैंने पहले कहा था कि आपको सब्जेक्ट पूरे जैसे जैसे होते जाएंगे लगाते जाना है। FLT टेस्ट सेकंड रिवीजन के साथ में लगाना शुरू करें, पहले रिवीजन में पहली प्रिपरेशन में यहाँ पर नहीं करें। फिर टेस्ट पेपर परीक्षा के अनुसार समय अनुसार ही लगाए, ऑफलाइन मेथड पर लगाए और OMR आधारित पर ही लगाए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट पेपर किसी भी टाइम दे रहे हैं, रात के टाइम दे रहे हैं, क्योंकि आपका एक जो मनोवैज्ञानिक बात मैंने जो कही है, जो मानसिक प्रिपरेशन है वह भी ज़रूरी है। तो आप जब टेस्ट पेपर देने बैठते हैं तो आपको जो सुबह 9 साढ़े 9 बजे जो भी UPSC ने आपका GS1 का टाइम दिया है उस टाइम में पेपर लगाए। उसके बाद CSET का जो टाइम है वो GS2 का जो टाइम आपका दिया है वह यहाँ पर CSET के टाइम पे इवनिंग वाले टाइम में बिल्कुल टाइम टू टाइम लगाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप GS1 दे के आते हैं उसके बाद आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है और आप थका हुआ महसूस करते हैं। तो उस कंडीशन से निपटने के लिए आपको CSET का पेपर भी टाइम से लगाना है। दूसरी बात, ये आपको ऑनलाइन टेस्ट नहीं देना है, सिर्फ OMR बेस्ड टेस्ट देना है यहाँ पर, OMR बेस्ड। अब प्रीलिम्स एग्ज़ाम को शॉर्ट में तैयार करना है दोस्तों। आपको यहाँ पर मुख्य परीक्षा के साथ कोरिलेट नहीं करना है, ये बात हमने पहले भी यहाँ पर
कर ली है। उसके बाद में बात करें दोस्तों, किसी एक कोचिंग के टेस्ट न देकर 3 से 4 संस्था के टेस्ट देना है। उसका कारण मैं आपको बता ही चुका हूँ, बार बार डिस्कस नहीं करेंगे दोस्तों यहाँ पर। और फिर बात करेंगे टेस्ट पेपर लगाने का तरीका। तो एलिगेशन मेथड का उपयोग करना सबसे पहले आना चाहिए दोस्तों। यूपीएससी में ऐसा है कि यूपीएससी ही एकमात्र ऐसा एग्ज़ाम है जिसने यह यहाँ पर व्यवस्था करी है कि आपको सही जवाब नहीं आता है किसी प्रश्न का तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर गलत जवाब भी जानते हैं कि हाँ इस प्रश्न के ये गलत जवाब है, तो भी आप सही जवाब निकाल लेंगे। यानी कि यहाँ पर अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से आपने 2 गलत ऑप्शन हटा दिए कि ये तो हो ही नहीं सकते, तो ये जो 2 बचे हैं इसमें से आप तुक्का भी लगाएंगे तो 50% संभावना है आपके सही होने की। इस तरह से एलिगेशन मेथड का उपयोग करें। और जो टेक्निकल प्रश्न है उनका इंग्लिश वर्जन यहाँ पर जरूर देखें दोस्तों। यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, इनको इंग्लिश में ज़रूर पढ़े। इसको इंग्लिश में पढ़ने से आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि यहाँ पर क्या दे रखा है। अनावश्यक रूप से टेस्ट पेपर एवं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को हल करने से बचे। यहाँ पर जो टेस्ट पेपर जो रहते हैं ऑनलाइन उनको हल करने में सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ टोटली टाइम वेस्ट है, इसका कोई यूज़ नहीं है। क्योंकि जब आप OMR बेस्ड पेपर देने बैठेंगे तो वहाँ आपकी हवा टाइट हो जाएगी और OMR का इधर का गोला उधर भरेंगे, इधर की शाही उधर निकल जाएगी, ये सब चीज़ें होंगी और वो सब आपका सिस्टम यहाँ पर बिगड़ जाएगा। इसलिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के यहाँ पर तामझाम बिल्कुल भी ना पड़े। उसके बाद सीमित मात्रा में टेस्ट लगाए दोस्तों, किंतु OMR शीट को भरने का अच्छे से अभ्यास करें। आप चाहे अगर 10 प्रश्न के भी यहाँ पर MCQ लगा रहे हैं तो ब्लैंक OMR शीट अपने पास में रखें और उससे भरने की यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहें। तो इस तरह से आपको टेस्ट की भी सहूलियत मिल जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखते हैं दोस्तों, परीक्षा पूर्व की तैयारी। परीक्षा से पहले जो आपके दिमाग में चल रहा है उस चीज़ में क्या करें। धैर्य और आत्मविश्वास होना बहुत बड़ी बात है दोस्तों, यह होना बेहद ज़रूरी है। ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखें, परमात्मा पर भरोसा रखें कि अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि किसको मिलेगी दोस्तों, अगर सब जिस व्यक्ति ने मेहनत की है ईमानदारी से उसे सफलता नहीं मिलेगी तो फिर किसे मिलेगी। आप इसलिए इस बात को पूर्ण विश्वास रखें। हर दिन एक योद्धा की तरह खुद को पेश करें यहाँ पर। क्योंकि आप जब सुबह उठते हैं तो आपको एक घबराहट सी ज़रूर रहती है कि मुझे यह पढ़ना है, वो पढ़ना है, मुझे ये नहीं आता है, वो नहीं आता है। तो हर दिन एक नए युद्ध की तैयारी के लिए यहाँ पर आप लगे। परिवार और दोस्तों के साथ लगातार बातचीत करते रहें। इससे जो आपका यहाँ पर बातचीत का दौर चलता रहेगा उससे आपके दिमाग में एक बात भी क्लियर रहेगी दोस्तों कि हाँ सब हमारे साथ में हो रहे। कॉन्फिडेंस आपको दोस्तों लोग बनाते रहते हैं। परीक्षा के एक दिन पूर्व थोड़ा रेस्ट अवश्य करिए। आपको ऐसा लगेगा कि आप सब कुछ भूल गए हैं, कुछ भी नहीं आता, तो ठीक है भैया, हमने साल भर तैयारी करी है, व्यवस्थित पढ़ा है, हमें कुछ भी नहीं आता है, थोड़ा आराम करिए, कोई मूवी वगैरह देखिए, म्यूज़िक सुनिए, परिवार वालों के साथ टाइम बिताइए। तो ये आपके माइंड को और भी रिलैक्स करने वाला है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इतना ही कहना चाहूँगा। इतनी बड़ी वीडियो हमने बनाई, यहाँ पर सभी चीज़ों को समझा, आपके लिए लेकर आए चीज़ें। मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें पसंद आई होगी। और मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहूँगा दोस्तों, बिलीव योर सेल्फ, खुद पर भरोसा करिए, गिव द बेस्ट, अच्छा देने का प्रयास कीजिए और टेक द बेस्ट। अगर आप अच्छा देंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा मिलेगा भी सही। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई हैं और मैंने काफ़ी रिसर्च बेस्ड चीज़ें यहाँ पर ली हैं और यहाँ पर कचरा यहाँ पर डालने से परहेज़ किया है। मैं चाहता तो यहाँ पर इस वीडियो को घंटे खींच के यहाँ पर ये बताता रहता, ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो। तो आप सब इनफ मैच्योर लोग हैं, अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको सारी चीज़ें डेफिनेटली पता है। तो इन व्यर्थ की चीज़ों पर डिस्कस ना करते हुए इन चीज़ों पर डिस्कस करना ज़रूरी है, जिससे आपके जो मानसिक द्वंद्व है वो दूर हो जाए यहाँ पर। और जो परीक्षा आपको 2 तरह से लड़नी है, एक तो यहाँ पर एजुकेशन के पर्पज़ से और दूसरा मानसिक पर्पज़ से। तो मानसिक परीक्षा आपको जितना पहले ज़रूरी है, उसके बाद यहाँ पर जो लिखित परीक्षा होती है उसे आप डेफिनेटली जीत जाएंगे। तो चलिए साथियों, अगर आपका सहयोग रहा तो यूपीएससी से रिलेटेड और भी कई महत्वपूर्ण वीडियो लाएंगे यहाँ पर, और CSET से रिलेटेड भी हम वीडियो लाने वाले हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों आपको किस तरह की वीडियो की आवश्यकता है। तो आपका सहयोग रहा तो हम डेफिनेटली और भी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई भी शंका है या किसी भी सब्जेक्ट को लेकर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं फिर से। धन्यवाद।